देखो अब अगले केस में मैंने मान लिया कि ये m है और ये नॉन इंटीजर है। मैंने मान लिया कि ये टर्म m है और ये नॉन इंटीजर है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये टर्म निगेटिव कभी नहीं होगा, ये होगा हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि देखो m भी पॉजिटिव है और यहाँ मॉड लगा दिया, तो इसकी वैल्यू निगेटिव कभी नहीं हो सकती, होगी पॉजिटिव। या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगी या इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी लेकिन नॉन इंटीजर होगी। तो मैंने मान लिया अगले टर्म में कि ये नॉन इंटीजर है। अब देखो क्या हुआ, इस पहले केस को देखें, देखो यहां पर फिर वही है, क्या हुआ कि पहले केस के अकॉर्डिंग t2 t1 से बड़ा है ना, अगर हम r को 1 लेंगे, t3 t2 से बड़ा, ये सिलसिला चलेगा। अब r को हम m से कम लेंगे, है ना, तो अब r की वैल्यू m से कम, तो m तो नॉन इंटीजर है, इसका मतलब इससे छोटा जो इंटीजर होगा, ठीक छोटा इंटीजर है ना, m से ठीक छोटा जो इंटीजर होगा वो कुछ हो सकता है ना, उसको हमने मान लिया। अब देखो m से जो ठीक छोटा इंटीजर होगा वो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। जैसे मान लो m की वैल्यू, अगर मान लिया मैंने कि m की वैल्यू 16.2 आई, तो उससे ठीक छोटा इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो जब r की वैल्यू ये होगी t ग्रेटेस्ट इंटीजर m, है ना, तो ये अपने पिछले टर्म से बड़ा होगा, है ना, अपने पिछले टर्म से देखो ये बड़ा होगा, जो भी इसका पिछला टर्म होगा। अच्छा, अब अगर r मान लो इससे बड़ा है, तो अगर r इससे बड़ा है तो r इससे बड़े का मतलब हुआ कि हम ये कह सकते हैं, देखो अगर r की वैल्यू हम रखेंगे इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर m, तो t ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 1, है ना, ये क्या होगा, देखो यहां पर ध्यान दो, अगर r इससे बड़ा है ना, तो tm प्लस, देखो अगर हमने r की वैल्यू, है ना, देखो r की वैल्यू यहां पर हमने ले ली है, देखो ऐसा ना, एक्चुअली ये ग्रेटेस्ट मतलब ये इंटीजर नहीं है, तो ये इंटीजर नहीं है, तो r की वैल्यू इससे छोटी मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और r की वैल्यू इससे बड़ी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। तो r की वैल्यू यहां पर लेंगे, देखो ऐसे, लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 1, है ना, r की वैल्यू लेंगे यहां पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 1, ये r की वैल्यू देखो यहां पर हम लेंगे। तो r की वैल्यू अगर हमने ये ले ली तो t ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 1, ये ग्रेटर हो गया t ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 2, और ये सिलसिला आगे भी बढ़ता रहेगा। अब देखो r m के बराबर यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि m तो नॉन इंटीजर है और r कभी नॉन इंटीजर होता नहीं, तो r यहाँ पर m के बराबर पॉसिबल। तो क्या हुआ, जैसे मान लो हमने ये लिखा t1 t2 t3 t4 से लेकर के, देखो r की वैल्यू आई t ग्रेटेस्ट इंटीजर m, फिर देखो आई t ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 1, फिर आई t ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 2 से लेकर के tn प्लस 1, देखो ऐसे है। देखो क्या हो रहा है, देखो t ये इससे छोटा होगा, देखो t ग्रेटेस्ट इंटीजर m जो है वो अपने पिछले सारे टर्म से बड़ा है ना, t ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां हो जाएगा, सॉरी m प्लस 1 है ना, और t ग्रेटेस्ट इंटीजर m है ना, r की वैल्यू अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर m लेंगे, है ना, इसमें हम r की वैल्यू लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर m, है ना, क्योंकि r की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, क्योंकि r m से ठीक छोटा, m नॉन इंटीजर है, तो m नॉन इंटीजर है, तो नॉन इंटीजर से ठीक छोटा टर्म उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ही होता है ना, उससे ठीक छोटा और इंटीजर, तो r की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हम ये ले सकते हैं। तो हमने r की मैक्सिमम वैल्यू जब ये रखी तो t ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 1 ग्रेटर देन t ग्रेटेस्ट इंटीजर m हो गया। तो देखो इधर से देखें तो ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, और लास्ट में ये इससे बड़ा, ये टर्म इससे बड़ा है, देखो ठीक है। अच्छा, और अगर हम यहां से देखें तो देखो tm प्लस 1 tm प्लस 2 से बड़ा, tm प्लस 1 tm प्लस 2 से बड़ा, और ये अगले से बड़ा, ये अगले से बड़ा, तो मतलब कुल मिला करके, और ये दोनों आपस में बराबर हो नहीं सकते क्योंकि r बराबर m यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ
टी ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 1 जो है ये टर्म सभी टर्म से बड़ा है। ये अपने पिछले वाले टर्म की तुलना में भी सबसे बड़ा और अगले वाले टर्म की तुलना में भी देखो सबसे बड़ा। r की वैल्यू बढ़ाते जाओ, जैसे r की वैल्यू इससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा का मतलब r की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 1। तो अगर r को ये लोगे तो ये t ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 1, ये इससे बड़ा। आगे बढ़ेंगे तो t ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 2, देखो t ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 2, ये हो जाएगा t ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 3 से बड़ा और बढ़ता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा ना। देखो क्या हुआ, ये जो टर्म है ये अपने पिछले सारे टर्म से बड़ा और ये टर्म अपने अगले सारे टर्म से बड़ा, तो ये टर्म हमारा यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म हो गया, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो देखो यहाँ से हमें जो निष्कर्ष मिला, जो कंक्लूजन मिला वो ये कि हमें कुल मिलाकर के क्या करना है। देखो हमें कुल मिलाकर के देखो जो करना है वो ये कि इस टर्म की वैल्यू निकालनी है फाइनली। मतलब अगर हमें x प्लस a की पावर n दिया जाए तो सबसे पहले हम n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x बाई a की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, दिख रहा है ना बोलो, हाँ ठीक है। अगर हमें x प्लस a की पावर n दिया जाए तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे n प्लस 1 अपॉन, है ना, देखो ये इस टर्म की वैल्यू निकालेंगे। फाइंड n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x बाई इसकी वैल्यू निकालें। अब दो केस बनते हैं। पहला केस, अगर ये वैल्यू इंटीजर है, मान लो ये है ना, मान लो ये इंटीजर है, मान लो ये m है और इंटीजर है, तो ऐसे केस में tm और tm प्लस 1 ये दोनों आपस में बराबर होंगे और दोनों ही ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएंगे, ध्यान रखना। दूसरा, अगर मान लो ये फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू m है और ये नॉन इंटीजर है, मान लो ये, तो अगर ये नॉन इंटीजर है तो ऐसे केस में t ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 1 जो है ये ग्रेटेस्ट टर्म होगा, है ना। t ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 1 जो है ये ग्रेटेस्ट टर्म होगा, है ना, ये सबसे बड़ा होगा, है ना, ठीक है। और एक सीक्वेंस मेंटेन होती है, हमेशा ध्यान रखो इस प्रकार के क्वेश्चन में एक सीक्वेंस मेंटेन होती है। जैसे ये ग्रेटेस्ट है तो ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, और ये पिछले से बड़ा, ये पिछले से बड़ा, ये पिछले, एक सीक्वेंस हमेशा मेंटेन रहती है। या यहाँ हो चाहे ये वाला केस हो, इसमें भी दोनों आपस में बराबर, ये अपने आगे वाले सबसे बड़ा और ये अपने पीछे वाले सबसे बड़ा, है ना। और यहाँ पर भी ये ग्रेटेस्ट है, ये आगे वालों से ही बड़ा और पीछे वालों से ही बड़ा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो एक सीक्वेंस मेंटेन होती है, ध्यान रखना, है ना। ग्रेटेस्ट में एक सीक्वेंस में, तो हमें ये बात याद कर लेनी है ना, कि ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का ये मेथड मैंने फाइनली आपको यहाँ पर समझाया। इसकी वैल्यू निकालो बस, और कुछ आपको प्रोसेस पे नहीं जाना, प्रोसेस दिमाग में रखना है। प्रोसेस से जो हमें मिला है ना, वो बस यही इंपॉर्टेंट बात मिली कि एक सीक्वेंस मेंटेन होती है, ध्यान रखो, ये बात दिमाग में रखनी है ना। तो प्रोसेस काम मतलब नहीं आएगी, ये मेथड फाइनली हमारे काम आएगा लास्ट में, जो मैंने आपको सिखा दिया। और प्रोसेस भी सीखना था जरूरी, ऐसा नहीं ये बेकार सीख लिया, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ये वही जगह पर ये जो प्रोसेस है ये दिमाग में होनी चाहिए। लिखो जरा बच्चों पहले इसको ध्यान से।